हेलो चुलबुलो। तो लिख दिए तुमने 10th क्लास के सारे एग्जाम्स, बढ़िया गए तुम्हारे सारे पेपर्स। अब बच्चों तुम इस वीडियो तक अगर आ गए हो, इसका मतलब तुमने क्लास 11th का मन तो बना लिया है कि चलो उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर देते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे क्लास 11th आपके क्लास 9th और 10th से अलग होती है। और खासकर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में क्लास 11th में आपसे कोई भी 11th का टीचर क्या बेसिक एक्सपेक्टेशंस रखने वाला है। तो अभी थोड़े दिनों में आप लोग कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, थोड़े दिनों में आप लोग टीचर्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। पर मैं चाहता हूं कि जब आप अपनी पहली क्लास में घुसें तो आपका माइंडसेट बाकी बच्चों से अलग हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके अंदर वो थोड़ा सा इंडक्शन क्रिएट करने वाला हूं, थोड़ा सा इंडक्शन इफेक्ट डालने वाला हूं, जिससे आप लोग बाकी बच्चों से अलग फील करेंगे और आपके पास पहले से एक बेसिक प्लेटफॉर्म होगा उस क्लास 11th के टीचर से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब क्या अंतर होता है 11th में, 10th में और 9th में। बच्चों 9th क्लास के जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं, दोबारा से अच्छी तरीके से डिटेल में बहुत अच्छे से। और 10th क्लास के जितने टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं आपकी क्लास 12th में। तो जैसे 10th क्लास में आपने लाइट पढ़ा, 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, 10th क्लास में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा, ये सारे टॉपिक्स आपको 12th में मिलेंगे। और जब मैं बात करता हूं 9th की, जिसमें आपने मोशन पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा था, आर्किमिडीज के बारे में सुना था, ग्रेविटेशन के बारे में सुना था, तो ये जितने साउंड के बारे में सुना था, इस जितने भी टॉपिक्स होते हैं 9th क्लास की जो किताब में होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 11th में अपने टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा। अब यहां एक अच्छी बात भी है कि 9th क्लास के जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़े से मतलब ऐसे टाइप के होते हैं जो फीलिंग वाले होते हैं, मैकेनिक्स वाले टॉपिक्स होते हैं, तो आपको वहां पे मजा आना स्टार्ट हो जाता है। क्लास 11th की जो शुरुआत होती है, शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं बड़े फीलिंग वाले चैप्टर्स हैं। पर एक दिक्कत भी आती है। दिक्कत यह है कि एक जगह टीचर आपसे एक्सपेक्ट करने लगता है कि 9th क्लास के आपके बेसिक सारे के सारे आपको पता हों। अब आपने मोशन पढ़ा है तो आपको भैया मोशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं। ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। तो जब आप वो चीज क्लियर रखोगे तो क्लास 11th के टीचर के लिए, जैसे मैं हूं एक टीचर, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक बच्चे के 9th के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जब मैं 11th में कुछ भी पढ़ा रहा होता हूं, कुछ भी समझा रहा होता हूं, तो बच्चा फट सी ना ग्रैब कर लेता है, कहता हाँ सर 9th में यहां तक की तो पढ़ाई करी हुई है मैंने, आप थोड़ा सा उसको आगे खींच दीजिए, आप उसमें हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बिल्कुल सही है, बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया हमारा। पर एक दिक्कत भी आती है। दिक्कत यह आती है कि 9th में बच्चा पढ़ तो लेता है, सीख तो लेता है, पर कभी कभी वो अपने मन में गलत कॉन्सेप्ट्स बना लेता है। भाई ना बनाओ तो बेहतर है, पर अगर कॉन्सेप्ट बनाए और वो भी गलत, तो ये तो भयंकर दिक्कत देता है हमको क्लास 11th के अंदर। सो बीइंग अ टीचर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि जब मैं क्लास 11th में पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे उन बच्चों से दिक्कत नहीं है जिनको 9th नहीं आती, पर मुझे उन बच्चों से ज्यादा दिक्कत होती है जिन्होंने 9th में गलत कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग कर ली होती है या गलत धारणाएं बना ली होती हैं फिजिक्स से रिलेटेड। ऐसी कुछ गलत धारणाओं के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ऐसे कुछ मिसकंसेप्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आज मैं पूरी 9th क्लास के मिसकंसेप्ट्स को डिस्कस नहीं कर सकता, पर जो क्लास 11th में सबसे पहले टॉपिक आपको देखने को मिलेगा दैट इज काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं मोशन के बारे में। वो मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स जो 9th क्लास में लेकर के आप जाते हैं 11th की तरफ, वो कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या मिसकंसेप्ट्स आपके दिमाग में हो सकते हैं और कहां कहां टीचर आपका मजाक उड़ाने वाला है क्लास 11th में, वो मैं आपको पहले ही क्लियर करके दे देता हूं। तो क्लास 11th के टीचर के लिए पहले से हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जिससे हमको ऐसा ना लगे कि हमको कुछ नहीं आता या हमको जो आता है वो गलत आता है। तो जब भी आप मेरे से पढ़ें तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और क्लास 11 जब मेरे साथ शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए काम आने वाली हैं। तो बच्चों आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिसकंसेप्ट्स ऑफ मोशन। और जब मैं मोशन वर्ड से स्टार्ट करता हूं ना तो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं तुम दो वर्ड के बारे में सोचो, एक तुम बताओ रेस्ट क्या होता है और एक तुम बताओ मोशन क्या होता है। चलो अपने आप को इस टाइम देखो और बताओ तुम रेस्ट पे हो या तुम मोशन में हो। अगर तुम्हारे अगल बगल कोई टेबल या कुर्सी है अब उसको देखो, अब बताओ वो रेस्ट पे है या मोशन में है। अब एक काम करो, थोड़ा इमेजिन करो कि तुम सड़क किनारे खड़े हो और एक गाड़ी चल रही है, क्या वो रेस्ट पे है क्या वो मोशन में है।
और अब इमेजिन करो कि तुम गाड़ी में बैठे हो और तुम गाड़ी के बाहर झांक रहे हो, तो अब कौन रेस्ट में और अब कौन मोशन में है? तो बच्चों, जब आप रेस्ट और मोशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये रेस्ट और मोशन सब कुछ डिपेंड करता है हमारे देखने के नजरिए पे। तो अगर आप कहते हैं सर मैं तो कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, मैं तो 100% रेस्ट पे हूं, तो जरा ये भी सोच लिए वो कुर्सी रखी किस चीज के ऊपर है। सर कुर्सी मेरी जमीन पे रखी है, तो वो जमीन क्या है? सर जमीन मतलब अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ तो सर गोल, अच्छा अर्थ तो गोल घूम रही है, इसका मतलब कुल मिला के हम मोशन में भी है एक तरीके से, राइट? तो इसीलिए जब भी मैं रेस्ट वर्ड या मोशन वर्ड कहता हूं तो बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। मैं पहली क्लास में जब स्टार्ट करता हूं काइनेमेटिक्स में, सबसे पहले बच्चों से बोलता हूं भाई साहब तुम लोग तो बस एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, रेस्ट क्या है भाई साहब आप बता दो चुन्नू मुन्नू, और मोशन क्या है सीता गीता आप लोग बता दो। तो रेस्ट और मोशन में ही बच्चा 10-15 मिनट घूमता फिरता रहता है, उसको रेस्ट और मोशन के बारे में आइडिया नहीं रहता है। वो बोलता है जो चीज़ रुकी हुई है वो रेस्ट है और जो चीज़ चल रही है वो मोशन है। पर आप ये भी तो सोचिए कि जो चीज़ चल रही है, रुकी हुई है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आप एक फ्रेम में खड़े हों, जब आप एक पर्टिकुलर जगह से ऑब्जर्व कर रहे हों। अगर आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है तो चलो फिर से इसको ट्राई करके देखते हैं एक अलग एग्जांपल से। तो मान लीजिए मैंने आपको एक लड़का बैठा हुआ दिखाया और मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब ये रेस्ट पे है या मोशन में? तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम सोच के पहले से ही बैठे होंगे, सर ये तो बैठा हुआ है, इसकी टांगे तो मुझे दौड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। तो अगर इसकी टांगे मुझे दौड़ती हुई नहीं दिख रही हैं तो सर ये तो 100% 100% ये आदमी रेस्ट पर है। तो ये आदमी रेस्ट पर है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा आर यू श्योर ये आदमी रेस्ट पर है? आर यू श्योर ये आदमी रेस्ट पर है? हो सकता है कि ये आदमी एक बस के ऊपर बैठा हुआ हो। सर आपने तो पूरे वो क्या बोलते हैं जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो जब मैंने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, अब पर एक्चुअल में मैंने हालात जज्बात नहीं बदले, मैंने आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, मैंने आपको देखने का तरीका दूसरा दे दिया। पहले मैं आपको बस के ऊपर खड़ा करके इस आदमी को दिखा रहा था, अब मैंने आपको थोड़ा दूर खड़ा कर दिया जिसमें आपको बस भी दिखने लग गई और दोबारा पूछा कि क्या ये रेस्ट है, क्या ये मोशन है, क्या ये लड़का रेस्ट पर है, क्या ये लड़का मोशन में है। तो अब शायद आपका जवाब बदलने लगा हो। कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे अब ये मोशन में है क्योंकि ये बस पे है, पर क्या बस चल रही है नहीं चल रही है? अभी भी ये भी नहीं पता हमें कि बस चल रही है नहीं चल रही है। उसको देखने के लिए फिर से थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा और फिर जूम आउट करके देखा तो पता चला कि बस एक कंटेनर पे रखी हुई है, वो कंटेनर पे बस रखी है, बस के ऊपर लड़का बैठा है और वो कंटेनर खुद एक शिप पे रखा है। और मैंने फिर से पूछा क्या ये लड़का रेस्ट पे है, क्या ये लड़का मोशन में? हाँ बोलो सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि ये रेस्ट है या मोशन है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लड़का बस पे बैठा है, बस हमें ये पता है लड़का बस पे बैठा है, बस कंटेनर पे रखी, कंटेनर शिप पे रखी, लेकिन शिप चल रही है नहीं चल रही है। और अगर मैं बोलूं कि बेटा फाइनली अगर हम जानते हैं कि ये सारी चीजें पृथ्वी पे ही घटित हो रही है, तो क्या अब ये रेस्ट है या मोशन है? तो आपके दिमाग में एकदम कहानी सेट हो चुकी है जो मैं समझाना चाहता हूं। आप कमेंट ही नहीं कर सकते कि ये रेस्ट है या मोशन है अनलेस एंड अनटिल मैं आपको बता दूं कहां से बैठ के देखना है। तो जब आप गाड़ी में बैठ के अपने दोस्तों को देखेंगे, अपने दोस्तों को एक एक्टिवा में बैठे हैं, पीछे दोस्त बैठा है, तो आपके लिए वो रेस्ट है, आपके लिए वो आदमी रेस्ट पर है, आपके लिए दुनिया चल रही है, दुनिया मोशन में है। पर जो बाहर खड़ा है दोस्त जिसको आप लेके नहीं गए अपनी एक्टिवा पे, वो दोस्त अगर बैठ के देख रहा है कि मुझे क्यों नहीं ले गए ये लोग, तो वो बच्चे के लिए आप दोनों मोशन में हैं और वो रेस्ट पर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को रेस्ट बोलेंगे, किस चीज को मोशन बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि व्हाई डू वी नीड दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली बात तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, जब भी किसी का मोशन देखेंगे हम सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे हम कहां से बैठ के देखेंगे। अगर हम ट्रेन में बैठ के मोशन देखना चाहते हैं तो हमें पेड़ों को पीछे जाते हुए देखना है। अगर हम ट्रेन में बैठ के मोशन पढ़ना चाहते हैं तो हमें ट्रेन के अंदर की चीजों को रेस्ट पे मानना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले से ही डिसाइड कर लेना है कहां पर होने वाला है। आप 9th क्लास में जब पढ़ते थे तो 9th क्लास में यूजुअली जनरली आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हुआ करता था। आप ग्राउंड वाली चीजों को रेस्ट पे मानते थे, राइट? तो आप ग्राउंड, जैसे हम अभी भी देखें, हम अपने ग्राउंड को रेस्ट पे मानते हैं, इसलिए हमारी कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज हम क्या बोलते हैं? रेस्ट पर है। आप अपने आप को भी इस टाइम क्या बोल रहे हो? सर मैं तो बिस्तर पे लेट के मजे में आपका वीडियो देख रहा हूं, सर मैं तो रेस्ट पे हूं, क्योंकि आप ग्राउंड को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं। पर अगर आप ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना मानते हुए कहीं दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, मून पे,
या सन पे चले जाएं तो सन के हिसाब से तो पृथ्वी गोल भी घूम रही है ना। सन के हिसाब से क्या हो रहा है, सन के हिसाब से तो पृथ्वी रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो ऐसे में आप रेस्ट पर नहीं है भाई साहब, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, आप रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि अगली बार से रेस्ट और मोशन हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करा करेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहला काम तो ये करेगा कि इट विल डिस्कस, इट विल टेल अस कि भाई मोशन कहां से देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डिफाइन ऑल अदर पैरामीटर्स। आप एक भी पैरामीटर बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डिफाइन ही नहीं कर सकते। आप जब रेस्ट और मोशन ही नहीं बता सकते तो आप किसी की पोजीशन, किसी का डिस्टेंस, किसी का डिस्प्लेसमेंट, किसी का एक्सेलरेशन, किसी की वेलोसिटी कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना बता ही नहीं सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सारे पैरामीटर्स, मोशन की सारी पढ़ाई जो शुरू होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही शुरू होती है। ये नहीं तो कुछ नहीं बताया जा सकता। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, बेटा एक बात बताओ, मैं कहां हूं इस टाइम, मैं कहां हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप अपने शहर में हो, सर आप अपने स्टूडियो में हो, सर आप ना एक्चुअल में स्क्रीन के पीछे हो। ओ सर एक सेकंड, आप स्मार्ट बोर्ड के आगे हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप मेरी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, सर आप हमारी स्क्रीन के सेंटर पे हो, आप मेरी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे हो, किसी चीज का सहारा ले रहे हो, आप रेफरेंस चुन रहे हो, स्क्रीन के पीछे हो, हमारी स्क्रीन के पीछे हो सर आप, मतलब आप रेफरेंस चुन रहे हो। सर आप बोर्ड के आगे हो सर, मतलब आप फिर से रेफरेंस चुन रहे हो। तो आप बिना रेफरेंस के कभी भी किसी की पोजीशन तक डिफाइन नहीं कर सकते। आपको पोजीशन बतानी है ना, जैसे अपन बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे तो हम बताते थे वो लाल वाले गेट के पीछे छुपा है, तो हम बताते थे लाल वाला गेट के पीछे छुपा। हम ये नहीं बोलते थे पीछे छुपा है। पीछे किसके छुपा है भाई, पीछे कहां छुपा है, पीछे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसके पीछे, उसके पीछे, वहां के पीछे, यहां के पीछे, पर किसके पीछे छुपा है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हमें एक रेफरेंस चुनना पड़ता है, उसी से बैठ के हम पोजीशन बता पाएंगे, उसी पे बैठ के हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजों को समझ पाएंगे, उसी पे बैठ के हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन ऑल अदर पैरामीटर्स। और जैसा मैंने बोला, पैरामीटर्स का मतलब क्या क्या हो गया, हमारी पोजीशन, हमारा डिस्टेंस, हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारी वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन, जो भी मोशन से रिलेटेड है वो सब कुछ हम डिफाइन करेंगे। आपने मूवी देखी होगी, अब वो मूवी में क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आपने जैसे देखो स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी हो या कोई और मूवी देखी हो, उसके अंदर क्या होता है, वो हीरोइन होती है, वो लिफ्ट के अंदर होती है। हाँ पक्का सीन है, पक्का 100% यही सीन रहता है। तो लिफ्ट के अंदर हीरोइन होती है, एकदम से लिफ्ट के 2-3 बटन गलत दब जाते, पता नहीं क्या हो जाता है, ऊपर से या कोई विलन आता है, लिफ्ट का वो काट देता है, रस्सी काट देता है, उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको काट देता है, फिर वो लिफ्ट गिर रही होती है नीचे स्पीड से। अब जब लिफ्ट नीचे गिर रही है तो वो 2 कैमरा एंगल देखते हैं। एक कैमरा एंगल लिफ्ट के अंदर है, उसमें आपको हीरोइन दिख रही है ओ ऐसे करती हुई, पर वो गिरती हुई नहीं दिख रही आपको, वो कैमरा एंगल लिफ्ट के अंदर है, जबकि लिफ्ट लगातार नीचे गिर रही है, लेकिन वो कैमरा एंगल क्योंकि लिफ्ट के अंदर है, वो हीरोइन आपको गिरती हुई नहीं दिख रही है, वो हीरोइन आपको बस चिल्लाती हुई दिख रही है, ओ मुझे कोई बचा लो, ऐसा। फिर वहां से स्पाइडरमैन का एक एंगल दिखाते हैं, स्पाइडरमैन देख रहा है कि लिफ्ट नीचे गिर रही है, तो स्पाइडरमैन फिर कूदता है, फिर स्पाइडरमैन जब कूदता है तो वो फिर लिफ्ट को देखता है, फिर देखता है कि उसको लिफ्ट अब फिर से रेस्ट पे दिख रही है, क्योंकि स्पाइडरमैन भी उतने ही एक्सेशन से गिर रहा है जितने एक्सेशन से लिफ्ट गिर रही है। तो उन दोनों को वापस से स्पाइडरमैन के एंगल से दिखाया कि लिफ्ट बिल्कुल करीब है उसके, लगभग रेस्ट पे दिखती है उसको। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं किस पे डिपेंड कर रही हैं, हमारे देखने के ऊपर। ये एक्सेशन भी तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हमें क्लैरिटी होगी कि हम देख कहां से रहे हैं। एम आई क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको थोड़ा सा रेस्ट ऑफ मोशन की फीलिंग एकदम जबरदस्त तरीके से आ गई होगी। अब जैसे ही रेस्ट ऑफ मोशन क्लियर हो जाता है, हमें पोजीशन डिफाइन करने का मौका मिल जाता है, और जैसी पोजीशन डिफाइन करने का मौका मिल जाता है, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने का मौका मिल जाता है। अब सारे बच्चों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता तो होता है, लेकिन एक आम धारणा होती है कि डिस्टेंस हमेशा आसान होता है डिस्प्लेसमेंट से, अगर कैलकुलेशन की बात की जाए। क्योंकि बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, मेरे को अभी भी 9th क्लास की वो प्रॉब्लम याद है कि एक फार्मर कुछ था, मुझे अभी तक याद है, एक फार्मर था और वो फार्मर जा रहा होता है
एक पॉइंट से ए खेत के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ए से पहले बी जाता है और फिर बी से वो सी जाता है ना। शायद ये 3 मीटर हुआ करता था, मुझे वैल्यू याद नहीं है, शायद ये 4 मीटर या 40 मीटर हुआ करता था। और फिर वो पूछते थे कि भाई फार्मर का डिस्टेंस बताओ कितना चला और फार्मर का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ। सबको पता है यार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं यार, ये कोई कहानी है? ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूरा रास्ता देख लेंगे, पूरा रास्ता इंच बाय इंच, एक एक बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर काउंट करते हुए चलेंगे, एक भी रास्ते का पार्ट नहीं छोड़ेंगे। सो 3 मीटर यहां, 4 मीटर यहां, 3 और 4 हो गया 7। तो फार्मर का जो डिस्टेंस आ गया वो डिस्टेंस तो सबने चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया है 7 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, मैं पूरी कहानी अभी नहीं बता सकता पर वो वेक्टर हम पूरा 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है तो उसको जब आप जोड़ते हैं तो वो अपने आप से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम ए और सी के बीच में देखें तो ये रास्ता हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, है ना। और ये हमें केवल क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट हमें केवल क्या बताता है, वो ये बताता है कुल मिला के तुम कहां गए विद प्रॉपर डायरेक्शन, कुल मिला के तुम कहां शिफ्टे विद प्रॉपर डायरेक्शन। तुम घर से निकले पूरा रास्ता पी 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 हटो 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 कोचिंग पहुंच गए। अब तुम्हारे घर वालों को मतलब नहीं है कि तुम किस रास्ते से, घर वालों के मतलब है कोचिंग पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, पहुंच गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां हो गया है, इनिशियल से फाइनल हो गया है। उनको इसी चीज से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है रास्ते में लड़का ट्रैफिक कहाँ मिला उसको, कहाँ नहीं मिला, उसने शॉर्टकट लिया नहीं लिया, हाईवे से गया या गलियों से गया, कोई मतलब नहीं है। लड़का यहाँ से वहाँ पहुँचा, लड़की यहाँ से यहाँ पहुँच गई, बच्चा यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उनका मतलब पूरा हो गया कि हाँ बच्चा स्कूल पहुँच चुका है घर से, कोचिंग पहुँच चुका है घर से, राइट। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट केवल ये बताता है कि इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन रखने का तरीका होता है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा आपको पता है, यहां पे हम लोग प्यारी सी थ्योरम लगाते हैं। वो कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 3 और 4 के बीच की, 3 और 4 के बीच का पाइथागोरस लगाएंगे। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा 5। बिल्कुल सही, यही याद तुमको है ना। अब इसमें गलत धारणा क्या हो जाती है, बच्चों को लगता है कि डिस्टेंस निकालना बेहद आसान है, सर दे देंगे यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, डिस्टेंस निकालना बेहद आसान है। पर डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे पाइथागोरस, जबकि मैं कहता हूं हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको कभी भी पार्टिकल का रास्ता चेक नहीं करना है। जरा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए, जरा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए, जो मैं कह रहा हूं करिए, जरा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट, अरे फिर आंख खोल ली भाई, आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मैं यहां से चला, ठीक है, और मैं ऐसे 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 करके यहां पहुंच गया, ठीक है। अब आंख खोलो, तुमने आंख बीच में खोल ली थी ना नालायक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने आंख दोबारा खोलो। अब आंख खोली तुमने, अब मुझे बताओ कि अगर तुमसे कोई पूछे सर का डिस्टेंस बताओ, तो वो तुम पता कर पाओगे? नहीं ना, तुम्हारी आंख ही बंद थी, तुम्हें पता ही नहीं कैसे रास्ते से पहुंचा मैं यहां। पर तुमसे कोई पूछे सर का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम खटाक सीना अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक लाइन बना दोगे, सर हाँ एकदम परफेक्ट बोल रहे हो सर, एकदम परफेक्ट, यहां से यहां के बीच में सीधा सीधा आपका डिस्प्लेसमेंट दिख गया सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको जरूरत ही नहीं है बीच के रास्ते की, आपको इनिशियल पता होना चाहिए, फाइनल पता होना चाहिए, रास्ता दिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर डिस्टेंस के लिए एक एक चीज पता होनी चाहिए, कहां कहां मैं बीच बीच में नाचा था। समझ गए? तो डिस्टेंस निकालने के लिए यू शुड हैव द होल इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ। आपको, इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्यों? आपको होल पाथ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम फिर भी निकाल लेंगे, तो एक दिक्कत थोड़ी ना है, हम तो कर लेते हैं सब काम। चलो ये सब काम कर लेते हो तो फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो। आओ ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम बच्चों को 11th क्लास में यूजुअली जब बच्चा आता है 9th 10th से 11th में, तो हम उसको पूछते जरूर हैं। हम कहते हैं चलो एक काम करो, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो एक क्वेश्चन लगा देते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है। एक ड्रंकयार्ड है, बेवड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, एक ड्रंक, हाँ वो नाली में गिरने वाला। अ ड्रंकयार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, पतली सी लाइन में चल रहा है, टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो वो 5 कदम सीधे चलता है, 5 कदम ऐसे सीधे चलता है, पर क्योंकि धुत नशे में है तो 5 कदम सीधे चलता है और 3 कदम भाई साहब
उल्टे चल देता है, तो 5 कदम सीधे चलता है और 3 कदम उल्टे चलता है। कुछ इस तरीके से इसके साथ घटनाएं घटित हो रही है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऐसे ऐसे करके, है ना, फिर से 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, ऐसे करते करते चलता गया, हर एक कदम 1 सेकंड का है, हर एक कदम 1 सेकंड में लेता है, चाहे आगे वाला कदम हो चाहे पीछे वाला कदम हो, हर एक कदम 1 सेकंड में लेता है। तो बताओ कितनी देर के बाद वो एक पिट में, पिट मतलब गड्ढा, आगे 13 मीटर दूर एक गड्ढा है उसको बेवड़े के तो भगवान ने ऊपर से लिख के भेजा है कि वो गड्ढे में या नाली में ही जाएगा, तो ये 13 मीटर दूर एक गड्ढे में कितनी देर बाद गिर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितनी देर बाद गिर जाएगा। और मैंने यहां पे और लिख दिया, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस भी निकालना है। अब सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा, आपको पता है 1 मीटर 1 सेकंड में चला तो आपको टाइम पता चल जाएगा, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आप देखो देखो देखो, अगर मैंने इस क्वेश्चन में केवल बच्चों से पूछा होता डिस्प्लेसमेंट बता, डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चा चिल्ला चिल्ला के क्लास में अरे सर मैं बताएगा मैं बताएगा मैं बताएगा, क्यों बता लेगा? क्योंकि उसको पता है शुरू कहां से होना है और अंत कहां होना है। अंत होना है, यहां पे लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे अंत होना है। तो उसको पता है कि बीच में नाचता हुआ जाए, है पूरा बाराती बन के जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। इनिशियल ये है, फाइनल वहां है, फिनाले वो है, तो 0 और 13 के बीच में खेल खत्म होने वाला है ना उसका। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 13 मीटर दाईं तरफ आएगा, राइट साइड आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना बेहद आसान होता है क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बस। पर अब मैं जब बात करता हूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए आपको पूरे इसके रास्ते को देखना पड़ेगा बारीकी से। आओ उसका डिस्टेंस निकालते हैं, और जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, कमेंट भी करते रहना, है ना। तो तुम लोग कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर मेरे से पहले आ गया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिस्टेंस कितना आया। तो जैसा कि कह रहा है कि पहले 5 कदम सीधा गया, तो पहले 5 कदम सीधा गया, फिर 3 कदम उल्टा आ गया, 3 कदम उल्टा आ गया, तो यहां पे आ गया। तो इसका मतलब कितना हो गया, 5 आगे 3 पीछे, 8 कदम हो गए। डिस्टेंस तो सब जुड़ता ही जाता है, डिस्टेंस तो उल्टा आके नेगेटिव होता नहीं है, तो डिस्टेंस तो ऐड ही ऐड होता रहता है, ऐड ही ऐड होता रहता है। सो 8 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, 5 आगे 3 पीछे, राइट। तो ये 5 मीटर और ये 3 मीटर डिस्टेंस हो गया। आप कहां पे पहुंच गए, इफेक्टिवली आप 2 पे पहुंच गए। फिर सेम प्रोसेस रिपीट, अब 5 से फिर आगे, 5 से फिर आगे कितना जाएंगे, 7 तक जाएंगे, 5 से फिर आगे कितना जाएंगे, 7 तक जाएंगे, राइट। अब 7 से 3 कदम फिर पीछे, तो 3 कदम फिर पीछे, तो इफेक्टिवली फिर 2 पे आ गए, 2 और चल दिए, इफेक्टिवली 2 और चल दिए, तो 2 से 4 पे चले गए। अब फिर से 8 कदम ऐड हो गए, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसी 4 से फिर कहां पहुंच जाओगे, 6 पे, फिर 6 से कहां पहुंच जाओगे, 9 पे, 8 पे, फिर 8 से कहां पहुंच जाओगे, 10 पे, फिर 10 से कहां पहुंच जाओगे, 12 पे। ऐसे बच्चे फिर से गलती करने लगते हैं, वो फिर से कैसे कैलकुलेट करने लगते हैं, ऐसे 2-2 मीटर लेके इफेक्टिव। पर एक जगह गलती हो जाती है, देखना सुनना, मेरी गलती, आपकी गलती कहां होने वाली है। आप जैसी पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे, एक गलती हो जाएगी आपसे। क्या गलती हो जाएगी, आप ये गलती करने वाले हो। क्या गलती है, 4 पे पहुंचे, फिर 4 के बाद आगे की कहानी सुना ना, आगे की कहानी सुनाओ, क्या होगा सर, 4 से 9 जाएगा, हाँ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर सर 9 से वापस 6 पे आएगा, बिल्कुल सही। आगे की कहानी सुनाओ, सर अब 6 से 11 जाएगा, बिल्कुल सही। अब 11 से 8 पे आ जाएगा, वेरी गुड। आगे की कहानी सुनाओ, सर 8 से 13 पे जाएगा, 8 से 13 पे जाएगा, फिर क्या होगा, सर 13 से वापस से 11 पे आ जाएगा या 10 पे आ जाएगा, 13 से वापस से 3 कदम पीछे 10 पे आ जाएगा। दोबारा सोचो क्या बोल रहे हो, सर 13 से 3 कदम पीछे है, 13 पे तो गड्ढा है ना, वो गड्ढे में एक बार गिर गया, कूद गया, तो वो उठ के वापस क्यों आएगा। तो इसका मतलब यहीं पे आपको खेल खत्म कर लेना चाहिए था। ये 8 से 13 जो आपका था ना, ये लास्ट था, लास्ट। इसके बाद उठ के वापस नहीं आ सकते आप। तो अब आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक बार 8 मीटर ये रहा, एक बार 8 मीटर ये रहा, एक बार 8 मीटर ये रहा, एक बार 8 मीटर ये रहा। तो 8 8 8 8 ऐसा 4 बार हुआ। इससे आप इफेक्टिवली 8 तक पहुंच गए, सही है। तो 8 4 जा 32 मीटर तो ये हो गए, और उसके बाद 5 मीटर और, बस खत्म। सो 32 प्लस 5 इक्वल्स टू 37 मीटर। सो अगर मैं इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालूं तो डिस्टेंस ट्रेवल आता 37 मीटर्स, राइट। और अगर किसी को टाइम निकालना है तो टाइम तो छोटू, डिस्टेंस अगर 1-1 मीटर 1-1 सेकेंड्स का था तो टाइम भी 37 सेकेंड निकल के आ जाएगा। इजी है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस निकालने के लिए यू शुड हैव द होल इंफॉर्मेशन ऑफ द पाथ। एम आई क्लियर।
चलिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया, मैंने आपका रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चा क्या समझता है, वो कहाँ गलती करता है, वो भी मैंने उनको क्लियर कर दिया बच्चों को। अब एक टर्म, जैसे आप डिस्टेंस में आगे बढ़ते हो तो अगला टर्म क्या पढ़ते हो, अगला टर्म क्या पढ़ते हो सर, वो क्या हूं क्या कर रहे हो, अरे चलाओ तो आगे, अच्छा सर यही तो इसका मतलब अब आप गाड़ी चलाना चालू करते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें गाड़ी की गति नजर आ रही है, हमें गाड़ी की तेजी नजर आ रही है, हमें गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये वेलोसिटी और स्पीड कैसे निकलता है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। सो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं सो यहां से हमको अपनी स्पीड या वेलोसिटी के बारे में पता चलने लगता है। तो बस सिंपल सा टर्म होता है जिसको हम स्पीड और वेलोसिटी कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड द स्पीड। बिल्कुल सिंपल, इसको हम लोग v से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, स्पीड। और वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर होता है, तो वेलोसिटी में हम इसमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मैं 5 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, तो ये मैंने अपनी स्पीड बताई है। पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं 5 की स्पीड से राइट की तरफ जा रहा हूं, या मैं 5 की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, तो ये मैंने अब अपनी वेलोसिटी बताई है। सो स्पीड विद डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन डाल देते, तो यहां पे आपको वेलोसिटी के बारे में पता चलने लगता है। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। हम स्पीड विद डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आने लगता है। सो हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब रियलिटी में ये फॉर्मूले नहीं होते, रियलिटी में तो रेट के फॉर्मूले बनाए जाते हैं, चेंज के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। असलियत में ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस में कितना चेंज आया अपॉन टाइम में कितना चेंज आया। और जब भी आप फिजिक्स में चेंज दिखाना चाहते हैं तो उसको डेल्टा से दिखाया जाता है। डेल्टा ट्राइंगल एक होता है, डेल्टा का ट्राइंगल, उसको डेल्टा से दिखाया जाता है। तो उसको लिखा जाएगा डेल्टा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टाइम, ठीक है। और इसको भी डेल्टा डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं अपॉन डेल्टा टाइम, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा लगाया जाता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ये नपता है, मीटर पर सेकंड में ये नपता है, किलोमीटर पर आर इसका भी होता है, किलोमीटर पर आर इसका भी होता है। आपको थोड़ा आइडिया पहले से दे देता हूं किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो अगर आपके पास 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो वो कितने मीटर पर सेकंड होती है, सारे बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। 11th क्लास में टीचर तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम फटाफट इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और आवर्स 3600 सेकेंड्स। तो यहां पर हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 2 कैंसिल, यहां पे 2 5 बार मारेगा इसको 18 बार, तो ये हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। अब मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये ज्यादा बड़ी स्पीड है, या कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये ज्यादा बड़ी स्पीड है। फीलिंग तो लाओ अपने अंदर, ऐसे थोड़ी ना तुमने पर रट लिया हाँ किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे हो जाएगा। अरे भाई ये भी तो देखो कौन सी स्पीड ज्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना ये ज्यादा तेज स्पीड है, या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना ये ज्यादा स्पीड है। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब मीटर पर सेकंड में 1 किलोमीटर कम होता है। 1 किलोमीटर पर आर कम स्पीड है अगर उसको मीटर पर सेकंड से कंपेयर करें, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं जैसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड कितनी हुई अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो 36 × 5/18, तब जाके ये कितनी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है ना। क्लियर है, याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चे मतलब पता रखें तो अच्छा रहता है। 11th क्लास के टीचर बड़ा खुश होता है, मेरे जैसा टीचर तो बहुत खुश होता है अगर उस बच्चे को ये बेसिक्स पता होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है क्लास का क्या फ्लो है, मजेदार फ्लो है, और जो जो बच्चा रिस्पॉन्स देता है वो पहले ही हाईलाइट हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि हमें पता है ये बच्चा वो वाला है जो पढ़ के बैठा है, जो बच्चा सच में सीरियस है, जो बच्चे ने वो 9th के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लिए, जिससे हमें क्लास 11 एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलने लगे। ठीक है चलो, अब ये तो ठीक है, ये तो मैं मानता हूं कि एक नॉर्मल बच्चे, एक बेसिक बच्चे भी 9th क्लास में पढ़ते हैं। सर आप कह रहे थे कुछ मिसकंसेप्ट्स के बारे में। हाँ, मिसकंसेप्ट सुनते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं क्लास में सबसे पहले एक प्रश्न पूछता हूं कि बच्चों एक बात बताओ, मैं आगरा से दिल्ली गया, ठीक है, और बीच में मान लेते हैं कोई गांव पड़ा, है ना, कोई गांव पड़ा जो कि बिल्कुल मिडवे है, बीच में है, ठीक है।
तो मैं आगरा से दिल्ली गया, मैं ऐसी क्वेश्चन बनाता हूं, एक मैं आगरा से दिल्ली गया और बीच में एक गांव पड़ा या मेरा घर पड़ा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल बीच में है। आगरा दिल्ली 200 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर दूर यहां से मेरा गांव है और 100 किलोमीटर दूर यहां से मेरा गांव है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। अब मान लो मैंने आगरा से अपने घर तक जो डिस्टेंस कवर किया, मैं एकदम सू एक ही स्पीड से कवर किया, और वो स्पीड थी लेट से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर मैंने उसके आगे का जो डिस्टेंस है वो भी एक ही स्पीड से कवर किया, एक ही स्पीड से कवर किया, एंड दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ऐसे में बच्चों से बहुत यूजुअली प्रश्न पूछता हूं, बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। तुम्हारे भी दिमाग में आ रहा होगा, बताओ मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। यार चलो इस बार तो मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी बता दो किधर थी। अब 99% बच्चा वो आंसर देता है जो शायद तुम लोग इस टाइम सोच रहे होगे। मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि तुम्हारे दिमाग में भी वही आंसर चल रहा है। वो आंसर क्या है कि 60 + 30/2। तो तुम्हारा 60 + 30/2 मतलब 90/2 मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सही है तो तुम लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ सर हमने ऐसी सोचा था, टाइम स्टैम्प्स के साथ है, ऐसे ही सोचा था हमने सर। पर रियलिटी में ये गलत है। ये जो एवरेज निकालने का तरीका आप सीख के आए हो ना, क्या सीख के आए हो, जो भी नहीं लेगा उसको तेरे को ऐड करेंगे, उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे और एक आंसर आ जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन है जो मैथ्स में सिखाया जाता है। ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पर ये कभी कभी काम भी करता है लेकिन कभी कभी नहीं भी करता। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कहां आपको ये फॉर्मूला गलत आंसर देने लगता है, कहां हम v1 + v2/2 नहीं कर सकते, कहां हमें 3 स्पीड दी जाती है, v1 + v2 + v3/3 नहीं कर सकते। तो ये एक गलत जवाब है। सही जवाब के लिए बच्चों जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो आपको पहले एवरेज स्पीड को समझना पड़ेगा कि वो बिल्कुल सिंपल केस है। क्या सिंपल केस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? जैसा आप करते हो, है ना, जैसा आप करते हो, जैसे कि आपको जब भी किसी चीज का एवरेज चाहिए होता है तो हम यहां पे किसका एवरेज निकाल रहे हैं, हम स्पीड का या डिस्टेंस, स्पीड का या वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं। तो हमें ये फील करना है, पहले फीलिंग लानी है अपने अंदर, पहले फीलिंग लानी है। क्या हुआ रास्ते भर हमारी स्पीड बदली है। पहले हम 60 से चला रहे थे, फिर हम 30 से चला रहे थे, हमने अपनी स्पीड को चेंज किया। ऐसा मैंने अभी 2 बार किया, हो सकता है मैं 3 बार बदलता, हो सकता है मैं 6 बार। और जब मैं असलियत में गाड़ी चलाता हूं और आप गाड़ी चलाते हैं, हम तो रास्ते भर इतनी स्पीड बदलते रहते हैं, है ना, बदलते रहते हैं। तो अगर मुझे निकालनी है आपकी एवरेज स्पीड, तो मैं क्या रास्ते भर की स्पीड को ऐड करके /2 करूं, /4 करूं, /6 करूं? नहीं ना, मैं क्या करूंगा, मैं केवल ये फील करूंगा कि अगर वो स्पीड मैंने आपको एवरेज करके दे दी, मैंने कुछ आपकी एवरेज स्पीड निकाल ली, तो वो स्पीड है जिससे आपकी गाड़ी रास्ते भर चलती तो उतने टाइम में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देती। अगर आपकी गाड़ी उस एक स्पीड से चलती तो आपकी मंजिल तक आप उसी समय में पहुंचते। इसका मतलब यही है, इसका फीलिंग तो यही है ना। अभी विराट कोहली है, एक मैच में 0 रन मार रहा है, एक मैच में 100 रन मार रहा है, एक मैच में फिर 0 मार रहा है, एक मैच में फिर 100 मारे। तो ऐसे 4 मैच में उसने 0-100 मारे। तो आप अपने दिमाग में 100, इसका फीलिंग क्या है, एवरेज की फीलिंग क्या है? आप अपने दिमाग में ये बोलते हो कि ऑन एन एवरेज हर मैच में वो 50 रन मार रहा है। तो हर मैच में अगर 50-50 रन मारता तो भी वो टोटल 200 रन ही मारता। और अगर ऐसे 0-100 करके मार रहा है तो भी तो 200 रन ही मार रहा है, उन्हीं 4 टेस्ट में या उन्हीं 4 मैचेस में। सही है। तो हम यहां पे भी ये फीलिंग लेते हैं। एक वो स्पीड सोचनी है जो अगर ये फॉलो करता तो उतना ही डिस्टेंस कवर करता उतने ही टाइम में। तो हम इसके अंदर पूरे डिस्टेंस को जितना उसने कवर किया और जो भी पूरा टाइम इसने लिया, रुका वुका जो सब कुछ है, उसको डिवाइड करके एक स्पीड निकाल लेते हैं। सो एवरेज स्पीड का कोई और फॉर्मूला नहीं है, केवल टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। इट इज अ स्पीड जिसमें आप टोटल डिस्टेंस, पूरी जर्नी को एक बार में कवर कर लेते हो और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पूरा सोच लेते हो, पूरा टाइम कितना लगा, 2 घंटा 2.5 घंटा, उससे नीचे से डिवाइड करते हो। इससे जो स्पीड निकल के आती है, अगर आपने वो स्पीड पकड़ी होती तो भी आप अपना रास्ता वैसे ही कवर कर लेते, उसी टाइम के अंदर उसी डिस्टेंस को कवर कर लेते।
एम आई क्लियर? तो ये आपकी एवरेज स्पीड का सही फॉर्मूला है, यही एवरेज वेलोसिटी का भी सही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इससे फर्क क्या पड़ता है बच्चों? इससे फर्क दो जगह पड़ता है। अब मान लीजिए मैंने आपको अपना क्वेश्चन जो दिया था आगरा और दिल्ली वाला, वो प्रश्न आपका आता है जिसमें आप पहला x डिस्टेंस किसी वेलोसिटी v1 से कवर करते हो और अगला x डिस्टेंस किसी वेलोसिटी v2 से कवर करते हो और आपको एवरेज निकालना है। तो पहले आप एवरेज का फॉर्मूला लिखोगे। क्या फॉर्मूला है एवरेज का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हुआ x और x 2x, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 2x। और टोटल टाइम कितना हुआ? तो टोटल टाइम निकालने के लिए ये डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब इसका टाइम निकलेगा। ये डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका टाइम मिलेगा। और जब टोटल टाइम पूछेगा तो इन दो टाइम को जोड़ना पड़ेगा, t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम कितना बनेगा? x बाय v1, इसका टाइम हो गया, इतने सेक्शन का टाइम हो गया t1, ठीक है। और वैसे ही x बाय v2, इतने सेक्शन का टाइम हो गया। अब जरा चेक करिए, अगर मैं x को हर जगह से कॉमन लगा के हटा दूं, यहां से x और नीचे से x कॉमन लगा के मार दूं, तो क्या ये आंसर वो आया जो आप सोच रहे थे? अब कुछ लोग कह रहे होंगे आया तो वही ना। नहीं आया भाई, नहीं आया। देखो तो अगर आप एलसीएम भी ले लोगे और सही तरीके से उसको लिखोगे तो ये आंसर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ रहा है, जो कि वापस से क्लास 11th का टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में गलती ना करना। पर कहा गलती करके भी सही आंसर मिलता है वो भी सुन लो। ये जो तुम कर रहे थे ना v1 प्लस v2 बाई 2, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब आपकी जर्नी को इक्वल पार्ट्स में नहीं, इक्वल टाइम में कवर किया जाए। तो मान लीजिए यहां से ग्वालियर आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली मान लेते हैं हमारा, आगरा से दिल्ली हमारा वही डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक है। पिछली बार कैसे कवर किया था मैंने? पिछली बार मैंने 100 किलोमीटर फलानी स्पीड से 100 किलोमीटर ढिकामी स्पीड से कवर किया। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा हूं। अब मैं ऐसे नहीं कवर करूंगा 100 किलोमीटर फलाना 100 किलोमीटर ढिकामा, ऐसा नहीं। अब मैं बराबर टाइम में कवर करूंगा। कैसे? मैं बोलूंगा कि 1 घंटे तक मैं चलाऊंगा 60 की स्पीड से और 1 घंटे तक मैं चलाऊंगा 30 की स्पीड से। पहले क्या बोला था मैंने? 100 किलोमीटर चलाऊंगा 60 की स्पीड से और 100 किलोमीटर चलाऊंगा 30 की स्पीड से, यह अलग बात है। और 1 घंटे चलाऊंगा 60 से और 1 घंटे चलाऊंगा 30 से, यह अलग बात है। तो चलो अब इस बार क्या करते हैं, एक बार एक टाइम सोच लेते हैं कुछ t, एक t टाइम तक v1 वेलोसिटी रखेंगे और एक अगले t टाइम तक v2 वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं इक्वल टाइम, इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस। तो ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल डिस्टेंस है, ये है इक्वल टाइम का। अब दोबारा निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला कभी नहीं बिगड़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं एवरेज फिर निकालूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो क्या निकल के आता है? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? v1 इंटू टी, ये डिस्टेंस कितना हुआ? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो v1 इंटू टी ये डिस्टेंस हो गया। ये कितना हो गया? v2 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी जो मैंने टी टाइम में कवर किया, ये डिस्टेंस हो गया v2 इंटू टी, ये मैंने टी टाइम में कवर किया, और डिवाइड बाय टोटल टाइम 2t। अब तुम सब लोग सोच रहे होगे अरे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले मना किया था ये नहीं करना है। कर सकते हैं, पर तभी कर सकते हैं जब इक्वल टाइम इंटरवल्स होते हैं, तब आप वही आंसर पाते हैं जो आप क्लास में बताते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2। तो क्या मेरी बात ध्यान रहेगी? v1 प्लस v2 बाई 2 कब बोलना है? और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में ये गलत क्यों हुआ था? ये गलत इसलिए हुआ था क्योंकि हमने 100 किलोमीटर दिया था, 1 घंटा नहीं दिया था। अगर यहाँ पे 1 आवर लिखा होता, 1 आवर लिखा होता, तो आप 100% अपना आंसर ऐसे ही बताते। लेकिन जैसे ही पता चल गया ये तो इक्वल डिस्टेंस है, तो फिर हमें 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारा अभी अभी एवरेज का आंसर आया था। और अगर इससे आंसर निकालें तो 2 इंटू 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30 दैट इज 90। 30 ने 90 को 3 बार मारा, 3 ने 60 को 20 बार मारा। आंसर देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा, 45 नहीं आ रहा, 40 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स केवल क्लास 11th के टीचर नहीं पूछते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली आपको जेई मेंस जैसे पेपरों में भी देखने को मिलते हैं। तो मैं तो एक ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं, पर यस यू विल फाइंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटीज। सो जेई मेंस 2024 रिसेंट ईयर्स का एक प्रश्न है। प्रश्न देखिए किस तरीके का है। एक पार्टिकल चला है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, और देखो तुम्हारा 2 कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, बढ़िया तरीके से दिमाग लग जाएगा। सो एक पार्टिकल है जो चला है एक स्ट्रेट लाइन में, आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है 6 की स्पीड से।
अपने मन में सोच लो, आगरा, दिल्ली, गांव, बीच में गांव, ठीक है, आधा डिस्टेंस लिखा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस आधा, ठीक है। तो आगरा, दिल्ली, मेरा गांव, आधा डिस्टेंस मैं कवर कर चुका हूं 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर चुका हूं। अब आगे का क्वेश्चन पड़ेगा यहां से द से, द अदर हाफ इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगले आधा डिस्टेंस मैंने बराबर बराबर टाइम में कवर किया। तो मान लो मेरी 1.5 घंटे की जर्नी रह गई है, तो वो जो 1.5 घंटे की जर्नी रह गई उसमें मैंने 45 मिनट अलग टाइम, 45 मिनट अलग स्पीड रखी और 45 मिनट अलग स्पीड रखी। तो आधी जर्नी जो बची हुई है उसको मैंने 2 इक्वल टाइम में कवर किया है। 2 इक्वल पार्ट्स में कवर नहीं किया, 2 इक्वल टाइम में कवर किया है, जिनमें मेरी स्पीड रही 9 और 15। तो 9 और 15 यहां पे 2 स्पीड और रही। अब आपको पूरी जर्नी की एवरेज बतानी है। देखो दिमाग खर्च हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है। हम पहले इतने पार्ट का एवरेज निकालेंगे। हम बोलेंगे सुनो यार, ये पहले आधी जर्नी का खेल निपटाओ यार, पीछे वाली आधी जर्नी का खेल निपटाओ। ये 9-15 में 3-3 लेके काम नहीं करूंगा, तुम 9-15 का पहले आंसर बताओ। तो 9-15 तो इक्वल टाइम है, और इक्वल टाइम में अपन वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते थे, 9 + 15/2। इसका मतलब ये कितना हो गया, 24 है ना। तो 24/2 कितना हो गया, 12। तो 12 मीटर पर सेकंड। तो ये आगे वाले का एवरेज हो गया, गांव से दिल्ली का एक एवरेज बन गया 12। और जैसा मैंने बोला था, आपके मन में 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब यह है कि गांव से अगर मैं दिल्ली जाता तो उसके बीच में अगर मैं 12 की भी स्पीड रखता तो उतना ही टाइम उतना डिस्टेंस में कवर हो जाता। तो मतलब इसका अगला जो डायग्राम बनेगा उसमें आगरा रहेगा, गांव रहेगा, दिल्ली रहेगा। ये वाली स्पीड तो 6 रहेगी, लेकिन ये वाली स्पीड अब मैं एवरेज कर चुका हूं, घुमा पिला के ये 12 लिख चुका हूं। तो 12 इसका एवरेज है। अब जो टोटल एवरेज निकालने में मेरी और अच्छे से मदद करेगा। अब ये इक्वल पार्ट्स का केस है, और इक्वल पार्ट्स में मैंने आपको बता रखा है वी एवरेज हो गया 2v1v2 अपॉन v1 + v2। चलिए आंसर बताएंगे कितना आ जाएगा। सो 2 यहां पे हो जाएगा 6 × 12 अपॉन 6 + 12, 6 × 12 अपॉन 6 + 12 मतलब 18, 6 तिया 18, 3 यहां पे चौक और 4 दूनी 8, 8 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होना चाहिए था। मजा आया। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में जहां तुम्हारा टीचर तुम्हें फंसा सकता है, जहां मैं भी तुम्हें जब क्लास 11 में पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें वहां जरूर फंसाऊंगा। वहां जितने बच्चे इस वीडियो को देख के आए ना, कृपया करके इस वीडियो की याद में कम से कम वहां लिख देना कि सर उस दिन हमने आपसे ये छोटी सी बात पहले ही समझ ली थी। ठीक है भाई, तो तुम्हें यहां तक कि मेरी सारी कहानी क्लियर चल रही है। मैंने रेस्ट समझाया, मैंने मोशन समझाया, मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया क्या बेसिक अंतर होता है, क्या चीज निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उसके अंदर हमें रास्ते की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। और क्या तुमको ये समझ में आया कि स्पीड और वेलोसिटी तो हमें पता थी क्या होती है, पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में बच्चा कहां गलती करता है। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल भी उन बातों को टच नहीं कर रहा जो 11th में एकदम ही नई ड्रॉप होंगी। मैं केवल उन बातों को टच कर रहा हूं जो 9th की चीजें थी, जो 11th में पूछी जाती हैं, और आप फिर कहते हो कि सर ये तो हमने 9th में कभी सुना ही नहीं, हम तो गलत धारणा लेके आगे बढ़ रहे थे। वो उन मिसकंसेप्ट्स को अपन यहां पे दूर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगले टर्म की बात करते हैं, और अगला टर्म तो बड़ा मजेदार है जिसको मैं कहता हूं एक्सेलरेशन। मैं फिर से बता दूं, मैं अपनी क्लास की सारी चीजें रिवील कर रहा हूं इस टाइम आपको। मैं क्लास में सबसे पहले बच्चों से पूछता हूं कि अगर एक हवाई जहाज में आप बैठे, हवाई जहाज करके उड़ रहा है, जू करके उड़ रहा है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो बताइए उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है या कम है या ठीक ठाक है। सोचिए जरा, उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, कम है या ठीक ठाक है। क्या लगता है? हवाई जहाज है, 700 की स्पीड से उड़ रहा है, जूम करके उड़ रहा है भयंकर स्पीड से। क्या लगता है, एक्सेलरेशन ठीक है या बहुत ज्यादा है? क्या लगता है? तो बच्चे कहते हैं सर हमको ना उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 700 ना बहुत ज्यादा तेज गति है, तो उसको एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बोलना चाहिए। ये गलत है, रॉन्ग है। क्यों गलत है? हम फिर से वही गलती कर रहे हैं, हम गति को एक्सेलरेशन से रिलेट कर रहे हैं। गति अलग चीज है, जो आप कह रहे हैं 700 की स्पीड से उड़ रहा है वो उसकी गति है, वो उसकी स्पीड है, राइट, वो उसका एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन तो वो छोटे छोटे झटके हैं जो आप महसूस करते हैं हवाई जहाज में। जब हवाई जहाज टर्न हो रहा होता है तब जो आप फील करते हो, अरे अरे दादा, या जब गाड़ी टर्न हो रही होती है तो आप फील करते हो अरे कुछ तो चेंज हो रहा है ना। जैसे आप किसी दोस्त के गाड़ी के पीछे बैठे, उसने कहा अबे नई गाड़ी लेके आया हूं, जू 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 करके निकाला, वो तो चला गया, गाड़ी तो चली गई, आप रह गए।
वो जो आपने झटका फील किया पीछे की तरफ, दैट इज एक्सेलरेशन। वो एक्सेलेरेशन की फीलिंग है, वो एक्सेलेरेशन का मीनिंग। और एक्सेलेरेशन तब भी देखने को मिलता है जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, वेलोसिटी को चेंज करते हैं या मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं। आपको 700 की स्पीड में हवाई जहाज में बैठ के चाय पीने में कतई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड नहीं है उस समय। हाँ, अगर वही हवाई जहाज खट सी ना 2-4 हिचकोले खा जाए तो अंदर के पूरे पैसेंजर अप एंड डाउन हो जाएंगे वो कहेंगे अब ये एक्सेलरेटेड है भाई साहब। या जब वो रनवे पे दौड़ रहा होता है तब वो भयंकर एक्सेलरेटेड होता है। समझे मेरी बात को? तो एक्सेलरेशन गति से नहीं देखा जाता, एक्सेलरेशन इस चीज से देखा जाता है कि गति में कितना जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, कितने कम टाइम में आपने कितनी जल्दी जल्दी गति को बदल दिया। पर फिर से बच्चे गलती करते हैं। गति केवल स्पीड नहीं होती, गति यहां पर मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो डायरेक्शन इंक्लूडेड कर रहा हूं। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से बनता है, ना कि चेंज इन स्पीड से, जो कि फिर से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इससे हमारा हमेशा एक्सेलेरेशन बनता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम से नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। या अच्छा वर्ड यूज कर सकता हूं, अब तो मैंने आपको बता भी दिया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और याद रखिएगा दिस इज ऑलवेज वेलोसिटी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड है। सर आप इस बात पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि सर हम तो जब क्वेश्चन करते थे, हमें एक्सेलेरेशन निकालना, हमें आज भी याद है सर, हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चल रही होती थी, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चल रही होती थी। थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड हो जाती थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही। या चलो मीटर पर सेकंड कर लेता हूं, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलो तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही होती थी सर, ठीक है सर। फिर ऐसे चलती थी, फिर इसके आगे 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती थी। और सर 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 टाइम भी देते थे वो लोग, कितना सर टाइम देते थे? 8 सेकंड, 8 सेकंड का टाइम लिया तो पूछते थे बताओ गाड़ी का एक्सेलेरेशन कितना है। हम नहीं सोचते थे सर ज़्यादा, हम नहीं सोचते थे, हम सीधा बता देते थे कितने का चेंज हुआ, 60 माइनस 20 40, बहुत सुंदर, अपॉन कितनी देर में चेंज हुआ 8। सर हमारा आंसर आ जाता था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, वाह, मजा आ गया। 9th क्लास के हिसाब से मजा आ गया। पर मैं क्यों डायरेक्शन पे स्ट्रेस डाल रहा हूं, जरा बात को समझिएगा। फिर से एक मिसकंसेप्ट लेके आप जाने वाले हैं। आप डायरेक्शन को यूज नहीं करते जब आप 11th में पहुंच जाते हैं। मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाता हूं, इतने सारे बच्चे हैं यही करते रहते हैं, है ना, जो कि सही है, अभी तो फिलहाल तो सही दिख रहा है। पर डायरेक्शन यूज नहीं करोगे तो अटक जाओगे। कैसे अटकोगे, ध्यान से सुनना। एक गाड़ी फिर से लो, ठीक है, उसकी स्पीड यहां लिखो 20 मीटर पर सेकेंड, और थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी की स्पीड फिर से लिखो, और फिर से इस बार इसकी स्पीड लिखो 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन पलट दो। ये सब कार्यक्रम पूरा का पूरा जो हुआ, ये पूरा कार्यक्रम लेट से फिर से 8 सेकेंड में हुआ। और मैं फिर से पूछता हूं बच्चों से, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो चिल्ला चिल्ला के क्लास में जवाब आता है 0 0 0, और जो 0 बताता है वो सबका हीरो हो जाता है। जबकि गलत है, गलत है। क्या गलत है? कि क्या आपका वेलोसिटी नहीं बदला? बच्चा कहता कहां बदला, पहले 20 से था, अभी भी तो 20 से है। अरे भाई सुनो तो, क्या आपका वेलोसिटी नहीं बदला? एक सेकंड सर, क्या वेलोसिटी का मतलब ये बोलना चाहते हो डायरेक्शन भी देखना है? और क्या आपको ये देखना है कि किसी ने आपको फील करना है, क्या इसको झटका महसूस नहीं होगा? आप इधर जा रहे थे अच्छे खासे, समझो समझो, फीलिंग लो मेरी बात का। आप इधर जा रहे थे अच्छे खासे, ठीक है, मैंने आपको खींच के 8 सेकंड में आपकी डायरेक्शन पलट दी। आप 20 से ऐसे जा रहे थे और मैंने खींच के, रस्सी से खींच के आपकी डायरेक्शन पलट दी। अब आप 20 से उल्टे आ रहे हैं। क्या आप रास्ते पर झटका महसूस नहीं करते हुए गए? क्या आप रास्ते पर झटका महसूस नहीं करते गए ना? तो ये एक्सीलरेटेड है। स्पीड से देखोगे तो नहीं लगेगा, पर वेलोसिटी से देखोगे तो लगेगा। और अगर कोई पूछे कितना है, तो आप जाने वाली वेलोसिटी को प्लस मानते हो और लौटने वाली वेलोसिटी को डायरेक्शन में माइनस मानते हो। और जैसे अब आप चेंज निकालोगे तो आपका चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा? तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। -20 आपका फाइनल है और माइनस इनिशियल +20 है। तो देखो ये कटा नहीं, जीरो नहीं हुआ। कुछ बच्चा 20 - 20 जीरो लिखता है, लेकिन ये -20 और 20 मिलके जीरो नहीं होते। -20 और 20 का जो सब्ट्रैक्शन है वो -40 है। अपॉन टाइम फिर लिखा 8। आंसर देखो कितना आया मेरे दोस्त, -5। आया नहीं आया? तो ये आपका -5 का एक्सेशन लगातार आपको पीछे महसूस हो रहा था, इसलिए
आपकी गाड़ी इसमें भी एक्सीलरेटेड है, जबकि स्पीड के हिसाब से सोचे तो ये नॉन एक्सीलरेटेड है। एक प्रश्न बनते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गाड़ी है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक गाड़ी है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक्सीलरेटेड है या नॉन एक्सीलरेटेड है? बताओ 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 बताओ, इज इट एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड? क्या ये एक्सीलरेटेड माने या ना माने? माने या ना माने? बता, एक्सीलरेटेड माने या ना माने? बता बता बता, सोच क्या रहा है? अब देख, स्पीड कांस्टेंट है तो तेरे मन में ऐसा चलता है, ये गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना उसमें। तू गोल गोल चक्कर लगा रहा है, सुबह 5 बजे उठ के तेरे पिताजी ने बोला है कि बेटा 10 चक्कर लगाएगा ग्राउंड के, या तुमको जिसने भी बोला कि भाई दौड़ो थोड़ा सा, सुबह उठ के फिटनेस पे ध्यान दो, तो 5 की स्पीड से चक्कर लगा रहे हो, पर तुम अपने डायरेक्शन तो लगातार चेंज करो ना। मुंह में एक वेक्टर लगा लो, या ऐसे एक वेक्टर सोचो, अपने वेक्टर सोचो एक, और वेक्टर सोच के दौड़ो तो समझ में आएगा। एक डायरेक्शन सोच के दौड़ो, तो जैसे जैसे मुड़ोगे डायरेक्शन बदलेगी, राइट? तो उसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो एक्सीलरेटेड मोशन है। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद नॉन एक्सीलरेटेड हो, और ये भी हो सकता है शायद एक्सीलरेटेड हो। हम हमेशा कुछ नहीं बोलते, हम ऐसे कंधे उचका के रुक जाते हैं। कोई पूछे स्पीड कांस्टेंट एक्सीलरेटेड है नॉन एक्सीलरेटेड, पर अगर कोई बोले वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनिएगा क्या अंतर पड़ गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ये, अब ये फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे में हम बोल सकते हैं 100% नॉन एक्सेलरेटेड, 100%, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, 100% नॉन एक्सेलरेटेड। तो जो हवाई जहाज में लोग चाय पी रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में उड़ता चले जाता है। जब ट्रेन में आप बैठे होते हैं और अच्छे से सो रहे होते हैं, ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चली आ रही है, सीधी पटरी पे चली आ रही है, एक ही स्पीड से खचक 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 खचक, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक्सीलरेटेड फील नहीं करेंगे। ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का खेल होता है। क्लियर है मेरी बात? ये मिसकंसेप्शन बच्चे लेके चलते हैं, वो स्पीड से एक्सेलेरेशन को जज करते हैं, जबकि एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी से जज किया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की स्पीड कांस्टेंट है और वो एक्सीलरेटेड है? हाँ, हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो एक्सीलरेटेड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नॉन एक्सीलरेटेड, स्पीड कांस्टेंट है तो 100% एक्सेलरेटेड, या हो भी सकता है, सॉरी 100% तो नहीं, पर एक्सीलरेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है भाई, पक्का? एक डाउट और क्रिएट होता है जो मैं फिर से 11th क्लास के बच्चों में खास तौर पे देखता हूं। मैं जब बोलता हूं ना बच्चों ये नेगेटिव एक्सेशन क्या बताता है, तो फिर से एक बच्चा हाथ उठाता है, सर एक सेकंड, मैं बताए। मैं बताओ सर, नेगेटिव एक्सेशन का मतलब होता है रुकावट। क्या कह रहे हो सर? रुकावट का मतलब? सर रुकावट का मतलब रोका, अच्छा सॉरी, रुकावट बोल दिया, रिटार्डेशन सर। अच्छा, तो नेगेटिव एक्सेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है। और क्या सर? जब भी हम नेगेटिव एक्सेशन लिखते हैं वो रिटार्डेशन होता है। सर हमने 9th क्लास में यही तो पढ़ा है कि जो नेगेटिव एक्सेशन होता है वो रिटार्डेशन होता है। गलत है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग भाई। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कौन अच्छा है? नेगेटिव अच्छा है या पॉजिटिव अच्छा है? क्या है नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब? नेगेटिव अच्छा है या पॉजिटिव अच्छा है? भाई कोई अच्छा बुरा नहीं है, ये केवल डायरेक्शंस है। अब जैसे ग्रेविटी है नीचे लगती है, तो हम ये मानते हैं नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो हमारा सारा एक्सेशन नेगेटिव माना जाता है। तो जो हमारी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम छोटा जी लिखते हैं 9th क्लास के अंदर, वो नीचे की तरफ होती है, तो हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं। इसका मतलब क्या ये रिटार्डेशन है? क्या ये रिटार्डेशन है? नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव एक्सेशन रिटार्डेशन नहीं होता है। तो सर फिर क्या होता है रिटार्डेशन? बताता हूं, रुको भाई, पेशेंस रखो थोड़ा सा, बताता हूं रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। पर कम से कम ये बोलना बंद कर दो पहले तो, है ना? मैं बोलो ना, क्या आप पहले से कुछ पढ़ के जाते हो, पहले वो हटाना पड़ता है हम लोगों को। पहले वो हटाओ जो बच्चा स्लेट पे लिख के लाया, पहले नई स्लेट बनाओ, कर अब फ्रेश लिखो, है ना? तो वो फ्रेश कम से कम अपने कॉन्सेप्ट्स खराब करके मत जाएं, जिससे जो भी टीचर 11th में पढ़ाए, मैं पढ़ाऊं, आपको ये बेसिक्स में दिक्कत ना आए। ठीक है? सो नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं होता, इस बात तक पहुंच गए। अब क्यों नहीं होता और नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है? भाई नेगेटिव का मतलब होता है
ओनली डायरेक्शन इज नेगेटिव। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये रुकावट देगा। क्यों? ये जरा छोड़ो, अपने घर में अगर रुकावट ही देगा तो अपने घर में जाओ, थोड़ा किचन की तरफ जाओ, एक मम्मी का फेवरेट मग्गा उठाओ चाय का और लेके छोड़ दो, कह दो मम्मी ग्रेविटी नेगेटिव है, रिटार्डेशन होगा, आप टेंशन मत लो, नहीं टूटेगा, ग्रेविटी इसको रोक लेगी। ऐसी तैसी रोक लेगी। ग्रेविटी जब चीजों को छोड़ोगे वो एक्सेट करके टपाक सी ना नीचे शैटर कर जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे उसके, हैं हो जाएंगे ना। तुम भी समझते वाली बात। तो तुमने क्यों नहीं बोला कि नेगेटिव एक्सेशन है तो रिटार्डेशन होगा? कहां हुआ रिटार्डेशन? इतनी तेज टकराया और छत से आके छोड़ो और तेज टकराएगा। कहां है रिटार्डेशन? ये रिटार्डेशन तो मतलब रुकावट होती है, नहीं है ना। एक्सेशन नेगेटिव में स्पीड बढ़ा भी सकता है और एक्सेशन पॉजिटिव स्पीड घटा भी सकता है। ये दोनों बात बताता हूं मैं आपको। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन स्पीड अप, है ना? क्या समझ में आया? स्पीड अप कर सकता है। तो अगर आप कोई चीज छत से छोड़ दिए तो नेगेटिव एक्सेशन है, नीचे की तरफ एक्सेशन है नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेशन चीजों की स्पीड क्या कर रहा है? स्पीड इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल कि क्या नेगेटिव एक्सेशन स्पीड बढ़ा सकता है? बच्चों बोलते नहीं नहीं, नेगेटिव एक्सेशन तो रुकावट है। नहीं है, रुकावट नहीं है। नेगेटिव एक्सेशन केवल डायरेक्शन है और स्पीड इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। छत से आके किसी चीज को छोड़ दो, नेगेटिव एक्सेशन है, स्पीड बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। और फिर सिमिलरली कैन स्पीड अप। सिमिलरली पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बच्चे हमेशा पॉजिटिव को क्या सोच के चलते हैं कि भाई साहब पॉजिटिव तो ले ही जाएगा कहीं ना कहीं हमको, पॉजिटिव एक्सेशन तो हमको ले ही जाएगा। नहीं भाई, पॉजिटिव एक्सेशन ये भी करवा सकता है। क्या सर पॉजिटिव एक्सेशन? हाँ, पॉजिटिव एक्सेशन कैन स्लो डाउन। कैसे? ध्यान से देखो। अब मान लो आप छत से किसी चीज से, या आप ही स्काई डाइविंग के शौकीन हो गए और आप स्काई डाइविंग गए दुबई में। दुबई में जाके आपने बोला हवाई जहाज से कूदूंगा मैं, हवाई जहाज से कूद गए आप, पैसे देके। वहां मस्ती मजाक नहीं करा जाता। वहां नहीं पूछा जाता भैया सस्ते में कूदा दो, सस्ते में मत कूद जाना। वहां पे जाके महंगे में ही कूदना, है ना। वहां मत बोलना कि भैया 10-20 हज़ार रुपये कम कर लो, एक आध पैराशूट में हल्का वाला दे दो मुझको। वहां चिंदी चोरी नहीं करी जाती, ठीक है। तो वहां तो आप बिल्कुल जो वो कहेगा 50,000, आप बोलोगे 50 नहीं 51 ले ले, लेकिन सही कूदाइयो। समझे? तो वहां आप कूदे स्काई डाइविंग में। अब स्काई डाइविंग में कूदे तो पहले फील करिएगा, कूदते ही आपकी स्पीड बढ़ेगी नीचे की तरफ, बिल्कुल बढ़ेगी। स्पीड आपकी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है। एक्सेशन नेगेटिव है, हाँ, तो नेगेटिव एक्सेशन कैन स्पीड अप, बिल्कुल सही सर बोले। अब मान लो एकदम से आपने पता को चला कि एकदम जमीन पास आ रही है, उसने फटाफट बोला पैराशूट खोलो, आपने खचाक खचाक 2 बार पैराशूट खुल गया, ठप सीना। अब ये पैराशूट जब खुला तो पैराशूट ने क्या किया? आपकी स्पीड बढ़ने दी या घटाई? स्पीड घटाई। मतलब पैराशूट ने उल्टा एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया। दोबारा बोलूं, उल्टा, ग्रेविटी नीचे लग रही, उल्टा एक्सेशन देना स्टार्ट किया। हवा से फ्रिक्शन लिया, उल्टा एक्सेशन देना स्टार्ट किया। तो ये एक्सेशन उल्टा है पर है तो पॉजिटिव, अपवर्ड है। तो ये पॉजिटिव एक्सेशन है और ये कर क्या रहा है? अपवर्ड एक्सेशन कर क्या रहा है? पैराशूट की वजह से अपवर्ड एक्सेशन कर क्या रहा है? स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है, स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्सेशन स्पीड को कम कर सकता है, नेगेटिव एक्सेशन स्पीड को बढ़ा सकता है, कर सकता है। मतलब दोनों काम करे जा सकते। तो नेगेटिव एक्सेशन का मतलब बिल्कुल हटा दो मन से, और पॉजिटिव एक्सेशन का मतलब ये भी मन से हटा दो। तो सर फाइनली कब हमें बोलना है और कब हमें ये वाला बोलना है? बताता हूं। ये तब बोलना है, या रिटार्डेशन वर्ड जो आपको 9th में सिखाया जाता है, ये रिटार्डेशन का बेसिक मतलब होता है जब भी वेलोसिटी और एक्सेशन उल्टे होते हैं, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। केवल वेलोसिटी और एक्सेशन की डायरेक्शन उल्टी होने से उसको रिटार्डेशन कहते हैं। सो अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिवर्स्ड, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है, बस रिवर्स्ड होने चाहिए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेशन नेगेटिव चलेगा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेशन पॉजिटिव, बस उल्टे होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के उल्टे हुए तो वो रिटार्डेशन है। तो जरा सुनो, समझना, ये रिटार्डेशन था क्या? शुरू में नहीं था ना, क्योंकि जिधर गिर रहे थे एक्सेशन भी उधर ही था, सही है। पर ये रिटार्डेशन है, दिस इज रिटार्डेशन। क्यों ये रिटार्डेशन क्यों है? सोचो 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 सोचो। स्पीड या वेलोसिटी नीचे की तरफ है, गिर नीचे की तरफ थे, एक्सेशन उल्टा हो गया, तो वो रिटार्डेशन है।
दोस्त दौड़ रहा था, आपने उसका बस्ता पकड़ के पीछे खींच लिया, दैट इज रिटार्डेशन। दोस्त दौड़ रहा था, आपने धक्का दे दिया, दैट इज नॉट रिटार्डेशन। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेशन रिटार्डेशन नहीं होते, उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेशन रिटार्डेशन है। तो अगर एक्सेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, दिस इज रिटार्डेशन। अगर एक्सेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, दिस इज रिटार्डेशन। ये दोनों ही रिटार्डेशन है। इसका नेगेटिव एक्सेशन या पॉजिटिव एक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसका केवल डायरेक्शन उल्टी होने से लेना देना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये बेसिक्स होते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि क्लास 11 का टीचर आपसे ये सारी बातें एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं आपसे ये बेसिक बातें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलिए ऐसी एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आप सबने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है? हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ी है। क्या है जरा याद दिलाना। सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और बोलो। सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बताओ। सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बहुत अच्छे। तो आपने वो ग्राफ व्राफ बना के 3 इक्वेशन डिराइव करी होती हैं, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत सुंदर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अरे वाह। और बताओ, और बताओ। सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ सर ये 3 इक्वेशन सर मुझको अभी भी याद है, ठीक है? याद है ना आपको ये 3 इक्वेशन? हाँ सर याद है, एकदम याद है। अब एक बात बताओ, ये सारी इक्वेशन में v क्या है? सर v है फाइनल स्पीड, और u क्या है? सर u है इनिशियल स्पीड। a क्या है? सर a क्या सर? एक्सेलरेशन। और s क्या है? s डिस्टेंस। कहीं ना कहीं ये बात बोल बोल के आपने गलत धारणाएं बना ली हैं। हाँ आपकी v फाइनल स्पीड नहीं है, v फाइनल वेलोसिटी है। u इनिशियल स्पीड नहीं है, u इनिशियल वेलोसिटी। सर क्या ही फर्क? डायरेक्शन का बहुत भयंकर फर्क पड़ता है, डायरेक्शन का। आप अगर इन इक्वेशंस को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि ये स्पीड बताएगी, डिस्टेंस बताएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए बनी गई हैं, ये इक्वेशंस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बताने के लिए बनाई गई हैं। दीज इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में केवल टाइम को छोड़ दो, बाकी सारे लोग वेक्टर्स हैं। ये सारी इक्वेशन डायरेक्शन वाली इक्वेशंस है, सारी इक्वेशन डायरेक्शन वाली इक्वेशन है। मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूँ बच्चों से, देख सिंपल सवाल आपसे भी पूछता हूँ। चलो देखना अभी, देख कितने बच्चे दिखते हैं, कितने बच्चे इसका सही आंसर देता है ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं गाड़ी बनाता हूँ और मैं गाड़ी की स्पीड लिख देता हूँ। बेटा एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड अभी फिलहाल, ठीक है? उस पर हमने एक रिटार्डेशन या उल्टी डायरेक्शन में एक्सेशन लगाया। सो एक्सेशन लगाया मैंने -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड मैंने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सुनिएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साइकिल इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड के अंदर साइकिल कितना डिस्टेंस चलेगी? ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अब बच्चा आया, बच्चा ने बोला अरे सर क्या है ये तो सर आई कैन डू विद लेफ्ट हैंड। यस लेट्स लेफ्ट हैंड से कर दूंगा, मैं बाएं हाथ का खेल है मेरा, करो। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सुनते ही उसके दिमाग चपाक सीना चमका। क्या चमका? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी वो लिखेगा 10, याद रखेगा, सर ने थोड़ा बोला था डायरेक्शन का ध्यान रखना, तो प्लस 10 रखेगा। टाइम कितना रखेगा? 8 सेकेंड, ठीक है। हाफ एक्सेशन फिर रखेगा -2, है ना, -2, और टाइम का स्क्वायर रखेगा 8 का स्क्वायर 64। ऐसी कुछ करने वाला है, ठीक है? अब अगर इसको मैं करूं, माइनस करूं, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 2 माइनस करके -64, और ये 16 मीटर आंसर बच्चे का आ गया। मतलब 8 सेकंड तक चला और 16 मीटर आंसर आया। सही है गलत है? सर सही लग रहा है, गलत है। क्या गलत है? ये जो 16 मीटर है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। सर समझे नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही रहेगा ना, सीधी पट्टी पे ही चल रहा है ना। अरे भाई रुको, तो आप ये भी तो समझो कि ये पार्टिकल एक्चुअल में, मैंने ऐसी वैल्यूज दी थी, ये पार्टिकल एक्चुअल में गया है, रुका है और वापस आने लगा है। और ये गया, रुका और वापस आया, इस वजह से इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया होगा।
जैसे वो ड्रंकयार्ड प्रॉब्लम के अंदर आदमी आगे पीछे बार बार हो रहा था, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था, वैसे यहां पर भी ये गाड़ी आगे जाके रुक के वापस आई है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आया है। तो पहले ना इस दिमाग को हटा दीजिए, ये आपने जो निकाला है डिस्टेंस नहीं है डिस्प्लेसमेंट है, पहले तो ये बात मन में फिक्स कर लीजिए। अब डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मैंने हमेशा से बोला डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसके लिए आपको रास्ता पूरा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रास्ता, पार्टिकल कैसे चला, पार्टिकल की पूरी कुंडली पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्टिकल की कुंडली बनाऊंगा, कुंडली, पार्टिकल की कुंडली खखोलूंगा कि जरा देखूं तो क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले देखूंगा कि पार्टिकल रुका क्या, कहीं नहीं रुका। उस रुका नहीं रुका पता करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है, आप फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दें। तो जरा फाइनल वेलोसिटी को जीरो करते हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी को जीरो लिखा, u कितना है हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारा प्लस का 10 था, एक्सेशन हमारा माइनस का 2 था, और टाइम, अब देखो क्या हुआ, ये टाइम निकल के आया 5 सेकेंड। क्या 5 सेकेंड तुम्हारे फ्रेम में है? हाँ है। तुम तो 8 सेकंड तक की बात कर रहे हो, तुम 8 सेकंड तक की बात कर रहे हो, पता चल रहा है कि पार्टिकल 5 सेकंड में तो रुका हुआ है। अब रुक के कोई चाय तो पी नहीं रहा होगा, या रुक के कोई ऐसा तो नहीं है कि स्टैंड लगा के खड़ा हो गया, क्योंकि बाकी 3 सेकंड तो खड़ा ही रहेंगे। अब नहीं ना भाई, एक्सेशन तो लगातार लग रहा है ना, तो ऐसे में वो क्या हुआ होगा, वो गया होगा, रुका होगा, एक्सेशन लगातार पीछे लग रहा है तो वापस भी आ गया होगा, तो 3 सेकंड ये वापस आ गया, 5 सेकंड सीधा गया, 3 सेकंड उल्टा चला। तो आप समझे मेरी बात को, तो आप अगर 5 सेकंड सीधा चलाएं, अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप 5 सेकंड सीधा चलाएं तो आपको उसकी कुंडली पता चलने लगेगी। सो वापस से लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, केवल 5 सेकंड के लिए लगाएंगे जिससे पता चले सीधा कितना चला। और इस टाइम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेंगे, क्योंकि 5 सेकंड तक ये मुड़ा नहीं है, 5 सेकंड तक ये रुका नहीं है, रुकेगा नहीं तो मुड़ेगा कैसे, मुड़ने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है ना, तो मुड़ा ही नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड का पता करते हैं पहले। तो फर्स्ट 5 सेकंड्स कैसे पता करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तुम्हारा 10 है, ये सेम इक्वेशन लगा रहे हैं बस 5 सेकंड के लिए, यू तुम्हारा 10 है, 5 एक्सेशन नेगेटिव लिखो, बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, 5 का 25 बिल्कुल सही। ये देखना, ये देखो कितना आ रहा है 25 मीटर, देखो तुम्हारे 5 सेकंड का ये आंसर 25 है, और तुम्हारा टोटल 8 सेकंड का आंसर 16 है। ये कैसे हो सकता था, नहीं हो सकता था ना। अब तुम्हें गलती भी समझ में आ रही है, वैल्यूज को जज करो। देखो तुम क्या कह रहे हो, सर मेरा पार्टिकल 8 सेकंड में 16 चला, अच्छा तो फिर 5 सेकंड में 25 कैसे चल सकता है? एक्चुअल में वो 25 सीधा चला और फिर कुछ उल्टा चला, तो कुल मिला के वो 16 चला डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो 25 मीटर वो सीधा गया। तो आप डायग्राम कैसा सोचने लगे होंगे, डायग्राम कुछ इस तरीके का सोचना है कि ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां तक गया, ये 25 मीटर 5 सेकंड, टी इक्वल टू कितना हो चुका होगा 5 सेकंड, ये टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये कितना मीटर चल चुका है, 25 मीटर चल चुका है। अब किसी को चेक करना हो कि सर 16 कैसे आया था, वो 16 सुनो कैसे आया था। अब तुम पार्टिकल को केवल कितना चलाओ, 5 से 8 सेकंड, मतलब 3 सेकंड और चलाओ। अब उल्टा चलाना है, यहां पे रुका हुआ है, इसको 0 मान के स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां से दोबारा नई कहानी स्टार्ट कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब उल्टे की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे आ चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब अगला एक्सेशन वही है -2 है, अब 3 सेकंड चलाना है बस, 8 तक पहुंचना था, तो 5 और 8 के बीच में 3 का गैप रह गया, 3 सेकंड, सो 3 सेकंड्स मोर, 3 सेकंड और चलाना है मुझे, ठीक है। अब मैं यहां से इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं, सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s निकालना है, u 0 मानना पड़ेगा क्योंकि यहां से अब स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां की वेलोसिटी तो 0 हो चुकी है, एक्सेशन दोबारा -2, बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, और t 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, देखा आपने, देख रहा है विनोद, -9 मीटर, अगेन डिस्प्लेसमेंट है इसलिए नेगेटिव आ रहा है, -9 मीटर पीछे आया है, मतलब 9 मीटर पीछे। अब समझ में आया? तो कोई पूछे डिस्टेंस बताओ, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, 25 और 9 डिस्टेंस, 25 और 9 ऐड करना पड़ेगा, माइनस नहीं कर सकते, 34 मीटर। और कोई बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो वो तो तुम पहले ही निकाल चुके थे, 25 - 9 16, तो तुम समझ गए जो 16 मीटर तुम पहले निकाल के बैठे थे वो क्या था, वो डिस्प्लेसमेंट था। पर डिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चन पे तुम्हें पार्टिकल की पूरी कुंडली खकोलनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस टाइम ये सवाल लगा लो,
पर मैं चाहता हूं तुम अपने दिमाग में कम से कम बात रखो कि ऐसे में मेरे से गलतियां होंगी, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा मुझको, और ये गलतियों से मैं अगर नहीं सीखूंगा ना तो मैं क्लास 11 पे बड़ा पछताने वाला हूं, क्योंकि क्लास 11 इज नॉट अबाउट रट्टोफाई, ये रट्टोफाई पे चलने वाली क्लास नहीं है। क्लास 11 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, बीइंग एस्टोनिश्ड, बीइंग सरप्राइज्ड, बीइंग लॉजिकल। लॉजिकल रहना है आपको। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये मैंने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, अच्छी बात है, पढ़ाई काम आएगी, पढ़ी हुई चीज को हम लगाएंगे, लेकिन अपना बीच में दिमाग ठूस ठूस के लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया मैंने मान लिया, हाँ सर ने बोला मैंने सोचा, मेरे दिमाग ने भी वही बोला कि हाँ सही कह रहे हैं, तब मेरे दोनों सर की बातें, मेरे दिमाग की बातें और कॉन्सेप्ट सब मिक्स होके एक कॉन्सेप्ट बना फिजिक्स का। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने बनाया था वो केवल न्यूटन की सोच थी। न्यूटन ने तो सोचा और बोला दुनिया से ऐसा होता होगा, सारी दुनिया ने क्या मान लिया सीधा, हाँ न्यूटन कह रहे हैं तो मान लेते हैं? नहीं, सारी दुनिया ने टेस्ट किया, फिर चला के देखा, करके देखा, उसको ग्रेविटेशन लॉ को लगा के देखा, लग रहा है नहीं लग रहा है, अगल बगल वहां से सैटेलाइट जा पा रही, जब कंफर्म हो गए तब उन्होंने उसको लॉ घोषित किया कि हाँ अब ये माना जाएगा। तो सबने अपना अपना दिमाग लगाया ना, केवल न्यूटन की बातें सुन के तो काम नहीं चलाया ना। हमको भी यही करना है, हमको भी क्लास 11th के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि टीचर जो बोलेगा वो तो हमें सुनना ही है, ठीक है, वो तो बताएंगे टीचर, मैं बताऊंगा ये आपको, ये बेसिक्स मैं बताऊंगा ये आपको कि कैसे थोड़ा ध्यान, पर हमें अपना दिमाग का लॉजिक आगे रखना है कि हमारा लॉजिक तो है ना भाई, हम जब तक अपने दिमाग को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम बातों को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक प्रश्न है जो मैं जाते जाते आपसे पूछ लेता हूँ, और फिर अगर आपको ऐसी कुछ लेक्चर्स और भी चाहिए हो, कोई और चैप्टर का, जैसे कि ग्रेविटेशन का कोई लेक्चर चाहिए हो किसी को, या किसी को वेव्स का कोई लेक्चर चाहिए हो। वैसे तो 11th क्लास में वेव्स बड़े दिन बाद आता है, मोशन आप जाओगे पढ़ाई करोगे, मोशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है, यूनिट डायमेंशन एरर पढ़ाया जाता है पहले 1-1.5 हफ्ते, और उसके बाद जल्दी से काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो काइनेमेटिक्स आपको पहले से बेसिक लेवल की रिवाइज करके जानी पड़ती है। अगर किसी को एनर्जी पढ़ना हो, वर्क पर एनर्जी पढ़ना हो, तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं आपको कम से कम इतना तैयार कर दूंगा कि आप 11th क्लास में अपनी नाक ना कटाएं, आपकी बेइज्जती ना हो, आपको अच्छा फील हो, आपको ये समझ में आए कि हाँ मेरे अंदर डिफरेंस है, मैं बाकी बच्चों से जो बिल्कुल एकदम सो के उठ के आ गए उनसे मैं थोड़ा सा अलग हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रश्न और जाते जाते पूछते आता हूँ, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्या किसी की अगर वेलोसिटी 0 है तो कंफर्म बात है उसका एक्सेशन भी 0 होना चाहिए? ये एक छोटा सा प्रश्न है। अगर किसी की वेलोसिटी 0 है तो क्या ये कंफर्म बात है, क्या इसका एक्सेशन भी 0 होना चाहिए? और मैं हिंट आपको दे देता हूं, ये पेन को फेंक के, बस इतना ही हिंट दे रहा हूं। जितने बच्चे समझदार हैं वो इतनी हिंट से अपना आंसर जरूर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है भाई। सो और लेक्चर्स के लिए मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगा। अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए हो तो मुझे बताना ज़रूर। बाकी मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th 12th फिजिक्स एंड आई एम गोइंग टू टीच इट फॉर ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, अगर आपको मेरे साथ अपनी फिजिक्स की तैयारी करनी है, तो यू कैन ज्वाइन द फिजिक्स प्रोग्राम विद मी। मेरे साथ आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारियों को बूस्ट कर सकते हो, अपनी तैयारियों को उस लेवल पे ले जा सकते हो जिस लेवल पे आप लोग अपने आप को ले जाना चाहते हो। तो मेरा तरीका तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑलरेडी पढ़ाते हुए देखा भी होगा। तो मेरा तरीका सबको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से मैं फिजिक्स को समझाता हूँ, किस तरीके से मैं बच्चों को भाव देता हूँ, फीलिंग देता हूँ फिजिक्स की। उसी फीलिंग को जिंदा रखना है, उसी फीलिंग को आगे बढ़ाना है। वही फीलिंग फिजिक्स को सही तरीके से समझने में हमारी मदद करती है। ठीक है फॉर्मूले आएंगे, ठीक है कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन फीलिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा TOP01। सारी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। आपको जो भी बैच मेरे साथ ज्वाइन करना है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।